गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डेली इंग्लिश डाइजेस्ट के तीसरे सेशन में। ए होमवर्क सीरीज फीज मेक योर इंग्लिश बेटर, है ना। इसका टैगलाइन रखा गया बच्चों। और इसका टैगलाइन रखने के पीछे सीधा वजह यही है कि आप लोग अपने घर पे रह करके एक बेहतर तैयारी कीजिए। और अगर आपको इंग्लिश का टारगेट नहीं मिलता है कहीं से, तो आप हमारे इस सीट को बनाइए। आपकी इंग्लिश काफ़ी धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी। और आप लोगों का ये फीडबैक मैं लूंगा जब हम ये 10 सेशन लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे तब, कि आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कैसा ये लगा। चलिए, तो हम लोग बातें अब इसके बारे में डिटेल करेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का जो वन ग्रामर कॉन्सेप्ट है या क्यूब ग्रामर रिवीजन कॉन्सेप्ट आपके पास में दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें मैंने बताया है कि कई बार वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दों में बदलाव करके किसी भी सेंटेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉमन ईरर वगैरह कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि आपको जो हो सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव में बदला जा सकता हो, और किसी एडजेक्टिव वर्ड को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता हो। ऐसा करने को ऑप्शन आपको आ सकता है। जैसे क्वेश्चन में ओबीडिएंट एक एडजेक्टिव है, इसको हो सकता है ओबीडियंस में बदलना हो। निग्लेक्ट एक वर्ब है, हो सकता है निग्लेक्टिंग में बदलना हो। ट्रूथ एक एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, और उसको एडजेक्टिव ट्रू में बदलना हो। अनप्लीजेंट को हो सकता है अनप्लीजेंटनेस करके नाउन बनाना हो। टू बी अप्रूव्ड जहाँ पे है वहाँ अप्रूवल करके उसको नाउन बनाना हो। कंफ्यूज यूज कर दिया है वहाँ पे आपको कंफ्यूजन बढ़ गई करना हो। कॉम्पेंसेटिंग जहाँ पे यूज कर दिया है वहाँ पे कॉम्पेंसेशन यूज करना हो। इंटरप्टिंग जहाँ पे यूज किया है वहाँ पे इंटरप्शन यूज करना हो। इम्प्लीमेंटिंग जहाँ पे यूज कर दिया है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यूज करना हो। बीटी जहाँ पे यूज कर दिया वहाँ पे बीट लगाना हो। एडॉप्टेड की जगह एडॉप्शन लगाना हो। रिटायर्ड की जगह रिटायरमेंट। लेक्चरिंग की जगह लेक्चर। क्राउडेड की जगह क्राउड। नेसेसरी की जगह नेसेसिटी। गाइड की जगह गाइडेंस। डिप्लीट की जगह डिप्लीशन। चैरिटेबल की जगह चैरिटी। और सप्लाइंग की जगह पे सप्लाई। चलिए, तो अब जो बातें आप समझ पाए अगर होंगे मेरी, तो अब यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का टोटल कॉमन ईरर है आज। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा था कि योगेश को पता है वैल्यू। अब सबको पता है कि ऑफ के पहले वैल्यू नाउन है, तो ऑफ के बाद भी नाउन होना चाहिए था। तो ओबीडियंट की जगह होना चाहिए था ओबीडियंस। कि भाई आपको जो योगेश भैया हैं उनको ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे नाउन चाहिए था, इसलिए ओबीडियंस कर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपके पास ये हुआ कि नाउन ऑफ के बाद आगे भी क्या यूज होता है, नाउन होता है। और ओबीडियंट एडजेक्टिव को नाउन बनाना था, इसलिए हमने ओबीडियंस यूज किया। निग्लेक्ट ऑफ वोमेन, फिर वही बात, ऑफ के बाद वोमेन नाउन था तो ऑफ के पहले ये नाउन होना चाहिए था। ये तो वर्ब अभी लिख रहा है, तो इसको निग्लेक्ट में आईएनजी लगा दीजिए, तब जाके ये सही होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको इधर थे, बाकी उधर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन और भी मिलने वाले हैं। अब इसमें प्रैक्टिस में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास है, इट इज ट्रूथ। नहीं भैया, इट इज ट्रू होना चाहिए था। यह बिल्कुल सच बात है। इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है खास करके गोल्ड का। यहाँ पे चाहिए था, जनरली क्या होता है ना कि ईच के बाद हम लोग क्या रखना पसंद करते हैं, कोई एडजेक्टिव रखना पसंद करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे इट इज ट्रू अच्छा होगा। द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड सून, लंबे गैप को जल्दी से मतलब पाटना चाहिए। ईट हैज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ, फिर वही बात है, ए लॉट ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो जब ए लॉट ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो नाउन होना चाहिए था। नाउन होने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में अनप्लीजेंट एडजेक्टिव था, इसको नाउन बनाने के लिए एनी डबल एस लगाइए। दे हैव ऑलरेडी पुट द प्रपोजल फॉर अप्रूवल होना चाहिए था, उन्होंने अप्रूवल के लिए प्रपोजल रखा था। तो फॉर के बाद फिर से क्या होता है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन होता है ना, भी फोर होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जब फॉर दे दिया है तो टू बी अप्रूव्ड की जगह क्या होना चाहिए था, अप्रूवल होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका छठा है। ऑन ए नंबर ऑफ के बाद पुलर सही है, ओकेजन्स चलो। बी हैड नोटिस्ड, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। टू एम्प्लॉयज, ये भी सही था। बी वेयर ऑफन इन ए स्टेट ऑफ, फिर वही बात है, ऑफ के पहले स्टेट नाउन था, तो यहाँ भी नाउन होने के लिए कंफ्यूज की जगह कंफ्यूजन होना चाहिए। मेनी रेसिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन दियर लैंड विदाउट के बाद क्या लिखे हैं, एडिक्वेट। और एडिक्वेट टर्म जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी अपने बाद क्या लेता है, नाउन। तो कॉम्पेंसेटिंग नहीं होता है, कॉम्पेंसेशन होता है।
यहाँ पे कॉम्पनसेटिंग को कॉम्पनसेशन बनाना पड़ेगा। बी इन्फॉर्म्ड कस्टमर दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग नहीं होगा, नो इंटरप्शन, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि नो जो टर्म है वो एक एडजेक्टिव टर्म है, और इसके बाद हमेशा क्या रखते हैं, नाउन रखते हैं, तो इंटरप्टिंग की जगह इंटरप्शन होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इसमें कह रहा है कि कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल। जनरली तो हम डिस्कस के साथ इन डिटेल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो अच्छा रहता है, तो इसको हटा लेते हैं। कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट एंड विल मेक सजेशंस, यहाँ भी सही था। फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग नहीं, फिर से इम्प्लीमेंशन ऑफ द स्कीम, है ना, प्रॉपर इम्प्लीमेंशन ऑफ द स्कीम। द कॉमेडियन इंथ्रॉल्ड एवरीवन विथ हिज क्विक विट होगा, क्योंकि क्विक एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन चाहिए था, तो नाउन होने के लिए आपके पास में क्या चाहिए था, विट होना चाहिए था। एयरलाइन मैनेजमेंट शुड नोट दैट द अल्टीमेट पैसेंजर्स अनफ्रेंडलाइनेस इज टू हैव देयर प्लेन्स क्रैश, ड्यू टू के बाद द है, और फिर वही मैं कहूँगा कि आर्टिकल द के बाद अगर एक ही वर्ड रखना है तो वो होगा नाउन। तो आपको नाउन बनाने के लिए या ऑफ के पहले नाउन होगा तो एडॉप्शन चाहिए था। आफ्टर रिटायर्ड नहीं होगा पापा, आफ्टर प्रीपोजिशन है तो नाउन चाहिए था, और नाउन चाहने के लिए क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन है प्रोफेसर ट्राइट, प्रोफेसर ट्राइड, चलो सॉरी प्रोफेसर टायर्ड है यहाँ पे से, चलो ठीक है, होना चाहिए था ट्राइड ही शायद, ट्राइड, हाँ ना, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चर होगा बाबा, है ना, आई एन जी नहीं, नाउन चाहिए, क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन में कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ता है, हीज हर योर ये सब, तो इसके बाद हम या तो नाउन रखते हैं या तो भी वो रखते हैं, इसलिए लेक्चरिंग नहीं लेक्चर होना चाहिए। देयर वाज ए ह्यूज क्राउडेड नहीं होगा, ह्यूज क्राउड होगा, फॉर्मेशन मिस्टेक है यहाँ भी, है ना, क्योंकि ह्यूज भी एक एडजेक्टिव टर्म है, अब ह्यूज एडजेक्टिव टर्म है तो नाउन ही चाहिए उसके बाद। डिवेस्टेटिंग एक्सपीरियंसेस मतलब विनाशकारी अनुभव, बहुत सारे युद्धों का हम सबको सिखाता है या देशों को सिखाता है, क्या चीज, तो फिर से ऑफ लग गया है तो आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, तो नेसेसरी की जगह नेसेसिटी होना चाहिए था। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस भगवत गीता गिव्स अस लाइट एंड गाइड नहीं, गाइडेंस होगा, क्योंकि एंड के पहले लाइट नाउन था ज्योति, और गाइडेंस नाउन होने के लिए चाहिए था यहाँ पे गाइड की जगह गाइडेंस। डिप्लीट ऑफ नहीं होगा भाई, ऑफ के पहले नाउन होता है तो डिप्लीट की जगह डिप्लीशन। मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड कीप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटी होगा, क्योंकि अभी सीखे थे कि आर्टिकल द के बाद अगर एक ही वर्ड रखना है तो एक ही वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, तो चैरिटेबल की जगह क्या करना चाहिए था, आपको चैरिटी करना चाहिए था। पावर सप्लाइंग नहीं, पावर सप्लाई अच्छा लग रहा है तो आईएनजी हटा दीजिए, आंसर एक हो गया। चलिए अब यहाँ से OWS सीरीज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा गया है, रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताओं से रिलेटेड वर्ड्स लिखे गए हैं। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है आज का डेफिनेशन, और उनके सामने सामने उनके मतलब कि मीनिंग को लिखा जाएगा। चलिए स्क्रीन पर आपके पास OWS का पहला क्वेश्चन आ गया है। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, कहना ये चाह रहा था स्टूडेंट कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है बस, है ना, और वो बताता है क्या कि देखिए भैया आपने जो ग्लास दिया है, ये ग्लास जो है ये आधा पानी इसमें क्या है, भरा हुआ है, अगर वो नजर डालता है इस चीज पर और वो कहता है कि अभी आधा ग्लास भरा हुआ है, तो वो पॉजिटिव सोच रहा है, और हिंदी में इसको आशावादी कहते हैं और इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, बाकी आप इसका साइनोनिमस में होपफुल भी यूज कर सकते हो, लेकिन होपफुल आंसर देगा नहीं, आपको ऑप्टिमिस्ट आंसर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, वन हु लुक ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो आदमी निगेटिव विचारधारा का होता है उसको क्या कहते हैं। अब खुद ही सोचिए, जो आदमी कहता है अरे बाबा अभी तो आधा गिलास पानी भरना बाकी रह गया,
तो निराशाजनक सोच रखता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं निराशावादी, और इसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास में मेंशन किया गया है कि वन हु डिवोट हिज सर्विस और द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड या लवर ऑफ मैनकाइंड। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि वह व्यक्ति कौन होता है जो कि मानव से प्यार करता है। तो शॉर्ट में भी लिख दिया है लवर ऑफ मैनकाइंड, और जब लवर होता है तो PHIL आंसर करना है। उसके बाद ANTHROP लिखना, एंथ्रोप, और आदमी का डेफिनेशन में ज्यादातर IST लगता है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा मानव प्रेमी। बाकी अगर फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं है तो ऑप्शन में आप अभाव में अल्ट्रुइस्ट दे सकते हैं। पांचवा में हेटर ऑफ मैनकाइंड है, तो जब हेटर की बात करता है तो आपको PHIL के जगह MISAN मिसेन लगाना है, और एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, IST लगाना है, मिसेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। वन हु बिकम द फेवरेट ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सन एज ए स्लेव दिया है ना, साल्व दे दिया है, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, स्लेव लिखना चाहिए था, SLV। तो आंसर आपके पास होता है दास और गुलाम, और इस दास को बोलते हैं कटप्पा, जैसे दास को क्या, मिनियन। जो पूरे राजवंश में खास करके किसी एक व्यक्ति का पसंदीदा होता है, उसे हम स्लेव नहीं मिनियन कहते हैं। यानी कटप्पा आप समझ सकते हैं कि भाई जो बाहुबली में कटप्पा भैया थे, वो कटप्पा मामा बोलिए है ना, प्रभास के मामा थे तो हमारे भी हो गए, मिनियन था। वन वॉज नियर एट द एम ऑफ बिलीफ ऑफ फिलोमेन, कहना चाह रहा था जो अपने ही साथ में रहने वाले किसी भी आदमी के बिलीफ वगैरह को या उसके लक्ष्य वगैरह को हमेशा असनियर ऐड करता रहता है। असनियर ऐड का मतलब होता है कम आंकना या गलती निकालना, है ना, कम आंकना। तो जो दूसरों में गलतियां निकालता रहता है उसको हिंदी में दोषदर्शी कहते हैं। इसलिए आंसर इसका करिएगा तो सी करिएगा। वन हो वाक इन स्लीप, जब क्वेश्चन में वाक रखा है और स्लीप रखा है तो आपको यूज करना होगा सोमनम, सोमनम, और उसके बाद बुलना चलना होता है ना, तो वही लिख दो बुलिस्ट। अब यहाँ पे टॉक है तो लॉक्यू वर्ड आएगा, LOQ। स्लीप है तो सोमनी तो आएगा। तो जो नींद में अगर बोलता है बंदा तो उसको सोमने लोक्विस्ट कहेंगे, और नींद में चलता है तो सोमनम बुलिस्ट बोलेंगे। याद रखना, बुलिस्ट मतलब बुलना। नौ में करा वन हु है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे। पहले देखो स्पीकिंग से रिलेशन है तो LOQ लगेगा, और साउंड दूसरे से आता है तो इसका एक पास वेराइटी वेराइटी का साउंड होता है। हिंदी भाषा में पेट बोला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। तो ध्यान दिए आप लोग, बोलने के सेंस में LOQ, बोलने के सेंस में LOQ, वेराइटी वेराइटी का साउंड है तो वेंट्रीलोक्विस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में करा था कि वन हु डिलाइट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, जिसको खुद के बारे में बोलना पसंद हो, यानी ये होता है बंदा ईगोटिस्ट। ठीक है ना, डिलाइट टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में बातें करता रहता है, अपना ही भलाई चाहता है, उसको हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं। चलिए अब हमारे पास में फ्रेजल वर्ब है आपके लिए। तो फ्रेजल वर्ब आपको दिया जाता है एकदम नए तकनीक से, जो शायद किसी किताब वगैरह में मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ना ऐसे ही चाहिए। जैसे पहला दिया है ना कि क्राई आउट, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि मदद के लिए चिल्लाना, है ना। तो क्राई यानी चिल्लाना, क्या चीज के लिए, तो मदद के लिए चिल्लाना। कट आउट फॉर ए जॉब, अगर कोई बंदा है जो किसी पोस्ट या जॉब के लिए एकदम परफेक्ट बंदा है तो हम उसको बोलते हैं सुटेबल या फिर एलिजिबल। अगला में है डाई आउट, इसका मतलब होता है कि अगर कोई परंपरा पुरानी हो जाती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है कोई परंपरा, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, है ना। ऑब्सोलीट हो जाना यानी आउटडेटेड हो जाना। अगला में है फॉल आउट विद समवन, किसी से लड़ जाना। लड़ जाना का मतलब क्वायरल, मान लेते हैं फ्रेंड से या जैसे शादी आपकी होने वाली थी उसी से लड़ गए आप। फिगर आउट का मतलब समझना या समझाना होता है, खास करके टीचर वगैरह जो होते हैं वो किसी पॉइंट या बात को समझाने के लिए इसका यूज करते हैं कि चलो आपको नहीं समझ में आया तो एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में वो फिगर आउट करते हैं किसी कैरेक्टर को। अब इसका हमको प्रैक्टिस करना है तो बिना देखे प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा था कि क्लासरूम में आई कुड नॉट भार द टीचर वाज टॉकिंग अबाउट, क्लासरूम में मैं पता ही नहीं कर पाया कि टीचर जो थे वो बात क्या चीज के बारे में कर रहे थे। तो क्लासरूम में आपको फिगर आउट नहीं हुआ कि टीचर बता क्या रहे थे। एक ट्रू फ्रेंड जो होता है वो अपने फ्रेंड से मुश्किल के दौर में भी नहीं लड़ता झगड़ता है, ऑल आउट होगा। स्टिल ए गुड नंबर ऑफ फैमिलीज दे दियर लिविंग, अब कहना चाह रहा था कि इसका आंसर हम फॉल आउट तो डाल नहीं सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकली आंसर तो भी कर देगा। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया
और इसको पूरा कोलोकेशन ही बोलते हैं, एक आउटर लिविंग। एक आउटर लिविंग मतलब क्या होता है, गुजर बसर करना, गुजर बसर करना। तो कह रहा है कि बहुत सारी फैमिली आज भी ऐसे कंडीशन में नहीं है जो कि तो मतलब गुजर बसर कर सके। अब क्या करा था कि ओल्ड ट्रेडिशन धीरे धीरे करके क्या होती है, डाई आउट हो जाती है। फिर करा ही इज ए गुड टीचर बाय टेम्परामेंट, मतलब वो स्वभाव से एक मतलब अच्छा टीचर बनने के लिए परफेक्ट है। टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका बाय नेचर, बाय टेम्परामेंट यानी बाय नेचर। सी हेल्प बट देयर वाज नन टू हेल्प हर, वो क्राई तो की, चिल्लाई तो मदद के लिए, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, तो आंसर होना चाहिए क्राई आउट फॉर हेल्प। मतलब फ्रेजल वर्ब का मतलब ही है, प्रीपोजिशन के तरीके से भी बना सकते हैं और शब्दों का हिंदी सेंस से भी बना सकते हैं। बाकी आपको याद है तो जल्दी जल्दी बने। चलिए अब हमारे पास में जो अगला स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि थीम वाइज मुहावरे आपको दिए जाते हैं याद रखने के लिए, है ना। अगर आप याद करते जा रहे हो स्टूडेंट तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा हमको देने का होगा नहीं। इसलिए कृपया कर आप लोग इन सब सीटों को बढ़िया से पढ़ के रिवीजन करके रट्टा मार के कैसे भी करो अपने पास रखो। जैसे पहला में है मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान व्यक्ति, है ना। ये मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या भैया, विद्वान व्यक्ति। इसलिए आंसर हो गया आपका, अगर कल के डेट में आएगा कहीं पे तो। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब वादा निभाने वाला वफादार आदमी। मैन इन द स्ट्रीट मतलब साधारण आदमी, गली में चल रहा है कोई आदमी यानी साधारण है। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब समझ लो कि इसको अलग अलग दुनिया के हिस्सों के बारे में अध्ययन किया हुआ है, मल्टी टैलेंटेड बंदा है। मैन ऑफ अस्ट्रा ऐसे ही पता चल रहा है कि अस्ट्रा मतलब पुआल होता है यानी कमजोर आदमी। मैन ऑफ सबस्टांस का मतलब हो गया कि इसके पास हर वो सबस्टांस है जो आपको चाहिए यानी धनी आदमी। मैन ऑफ नो सबस्टांस का मतलब गरीब आदमी, इसके पास सब साधन नहीं है। मैन ऑफ आवर का मतलब घंटों से तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं बाबा, कितना फेमस आदमी है रे, उनका पढ़ाई नहीं खत्म हो रहा। इसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स यानी, सॉरी मैन ऑफ आवर यानी प्रशंसनीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो इसको आप यूज करो कि हमें मैन ऑफ आवर बनने का कोशिश करना चाहिए रे। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब है कि जो आदमी कभी कभी कुछ शब्द यूज करता है यानी कि मितभाषी नेचर का। मैन इन ब्लू कहा जाता है ब्रिटेन में लोगों को, जो पुलिस वाले होते हैं उनका ड्रेस वहाँ ब्लू होता है, इसलिए मैन इन ब्लू का मतलब पुलिस वाले। चलिए 11 में करा, ए हैचेट मैन का मतलब प्रोफेशनल आदमी। नहीं समझ में आया तो हैट वैट कौन पहनता है भैया, जो प्रोफेशनल होते हैं, है ना। तो लेकिन ये क्या करते हैं कि हैचेट, हैचेट का सेंस यहाँ पे मुर्गी वगैरह को काटने सेंस में होता है, तो हैचेट मैन का मतलब प्रोफेशनल किलर होता है। देखो कंफ्यूजन मुझे भी थोड़ा सा है, आपको भी हो सकता है, इसलिए रिवीजन करना। लेडीज मैन तो ऐसे ही पता चल रहा है, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं मोगा, और इंग्लिश सेंस में वोमेनाइजर। राइट हैंड मैन का मतलब विश्वसनीय व्यक्ति, बोलते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है, मतलब हम इस पर भरोसा करते हैं। यस मैन का मतलब वो होता है नौकर जो हर बात में हाँ सर ठीक ही बोल रहे हैं, हाँ सर ठीक ही बोल रहे हैं। मैन हु ऑलवेज एग्री टू हिज सुपीरियर, जो अपने सुपीरियर की हाँ में हाँ मिलाता है। मैन एमंग मैन, मैन एमंग मैन मतलब कि देखो लोगों के बीच में बैठा हुआ एक खास आदमी, तो सुपीरियर या लीडर, है ना। ये भी बहुत कम बच्चों को पता होगा। मैन कैन नॉट लीव बाई ब्रेड अलोन, ये तो कई बार आपको यहाँ पे लीव बाई भरने के लिए एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन का मतलब है कि दुनिया में आदमी एक ही एक्टिविटी करके जिंदा नहीं रहेगा, उसके पास दो तीन काम तो होते ही हैं। टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नो मैन, ये भी एक अच्छा कहावत है जिसमें वेट भर आता है आप लोग से, लेकिन जान लो मैन से रिलेटेड ही है। कि समय और मौका जो है, ये समय और किस्मत जो है वो इंसान का कभी इंतजार नहीं करती। एक्शन एक ऐसा चीज है जिसे बिना डिले किए हुए आपको करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आपके पास में जो थीम वाइज मुहावरे आपको मैं बताता हूँ उससे था। अब ये है उन बच्चों के लिए जो क्लोज टेस्ट से डरते हैं या उनको क्लोज टेस्ट का बहुत अच्छा हीरो बनना है। चलो हीरो बनाते हैं आपको। पहले देख लो, अमेजमेंट का मतलब सबको पता है, आश्चर्य। का मतलब दो सेंस है, एक तो हम टाइम एट वर्ब में कहेंगे तो अभी अभी, है ना। और जस्ट मतलब ईमानदार भी होता है, अगर बोलते हैं कोई बंदे को व्यक्ति को तब। स्टार्ट आपको पता है शुरू करना। चलिए एफोर्ड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कोई चीज खरीद करके देना और उसको मेंटेन रखना, यानी कि एफोर्ड का मतलब वहन करना हिंदी भाषा में, या कोई चीज का कीमत अदा कर पाना। वार्न मतलब चेतावनी देना, ट्रबल पता ही है। रस्ट का मतलब देखो होगा जल्दी में भागना, है ना, जल्दी में भागना। और डिसमे का मतलब होता है निराश।
है ना, डिसमे का मतलब निराशा। अब देखो कहानी शुरू करेंगे सबसे पहले। द डे डिड नॉट वेल फॉर जो ग्रेग। ग्रेग के लिए वो दिन अच्छा स्टार्ट नहीं था। अच्छा स्टार्ट नहीं था यानी एक नंबर का आंसर जो हो गया आपके पास में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। ही हैड वोकन अप लेट, एक तो पहले वो लेट से उठा था और वो जल्दी जल्दी कर रहा था अपना नाश्ता खाना पीना स्नान करना सब। ही कुड नॉट टू बी लेट अगेन, वो नहीं अफोर्ड कर सकता था अगर जरा भी लेट और हुआ तो। मतलब उसके पास इतना भी टाइम नहीं एक्स्ट्रा था कि वो अफोर्ड कर पाए और भी थोड़ा विलम्ब। अगेन एज ही हैड ऑलरेडी बिन, क्योंकि वो पहले ही बहुत है जो कि क्या था, लेट था। अब लेट था यानी कि क्वेश्चन में, ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं आगे पढ़िए ना। ही हैड ऑलरेडी बिन बाय द डिसिप्लिन मास्टर, डिसिप्लिन मास्टर के द्वारा उसको वार्निंग मिला था। जब वार्निंग मिला था तो यहाँ पे क्या चाहिए, वारंट चाहिए, है ना, तीन में क्या चाहिए, वारंट चाहिए, इसलिए आंसर हो गया यहाँ पे वारंट। ही हैड बीन लेट ए फ्यू टाइम्स बिफोर, मतलब क्योंकि एक दो बार पहले भी वो लेट हो चुका था। फिर आगे मेंशन किया है ही रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से तेजी से निकलता है। बट टू हिज, लेकिन उसको निराशा हाथ लगती है। टू हिज डिसमे, है ना, चौथा में क्या हो गया, डिसमे। लेकिन उसे निराशा हाथ लगती है, क्यों निराशा हाथ लगती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। जब उसे पता चलता है और देखता है कि बस तो जा चुकी है। ठीक है, बस बे से बस जा चुकी है, निराशा हो जाता है। और उसके मुंह से निकलता है ओह नो। ही थाउट टू हिमसेल्फ, वो खुद में बोलता है वो नो। ही न्यू द, यू नो ही वाज इन बिग, अब सबको पता है बिग ट्रबल, है ना, ये तो कोलोकेशन होता है बउआ, है ना, इन ट्रबल। अब उसके आगे बिग लगाओ चाहे जो लगाओ। अब वो समझ जाता है कि भैया वो अब ट्रबल में आ चुका है, मुश्किल में आ चुका है, आज भी उसको डिसिप्लिन मास्टर बात सुनाएगा। तब वो डिसाइड करता है कि रन ऑल द वे टू स्कूल, कि वो दौड़ 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 के घर से स्कूल पहुंचेगा। किस्मत अच्छी थी कि ही मेड इट जस्ट टाइम, है ना, वो मतलब समय रहते ये काम कर लिया। ऑल्दो ही वाज हफिंग एंड पफिंग, तो हफिंग एंड पफिंग का मतलब हाँफते हाँफते पहुंचा, और उसका शर्ट पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। तो जो ये डायरेक्ट भरने वाली बात आती है ना, जिसमें हमको 8 में से 5 ऑप्शन चुनने हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत हद तक आरामदायक होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांस क्लोज टेस्ट में। कह रहा है कि बहुत समय पहले की बात है। अब बहुत समय पहले की क्या बात है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। अब देखो फिर से ये गलती इन्होंने किया है कि क्लोज टेस्ट इधर रखे हैं और वर्ड उधर रखे हैं। इससे हम लोगों का थोड़ा सा तकलीफ तो बढ़ ही जाता है स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए आप लोगों को अपना अपना सीट निकालने का मैं सलाह दूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना सीट निकाल लो। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड की बात है, जल्दी से सीट निकाल लो। चलिए निकाल लिया आपको सीट अपना अपना, तो देखिए शुरू कर। सबसे पहले लिख रहा था कि बहुत साल पहले की बात। ठीक है, तो बहुत साल पहले की बात है तो क्या, हाई अप एमंग ओल्ड स्विस माउंटेन। अब सबको पता है एमंग के बाद हमेशा द लगता है। क्या लगता है भैया, द लगता है। तो एमंग के बाद द लगा लो। एमंग द ओल्ड स्विस माउंटेन, ऐसे भी देखो ध्यान दो, जब आगे जाके प्लूरल नाउन मिलता है तो उसके आगे अगर कोई वर्ड नहीं भराएगा तो क्या लिख देना है, द लिख देना है। ठीक है, तो कर बहुत साल पहले की बात है, हाई अप एमंग द ओल्ड स्विस माउंटेन देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड विलियम, विलियम नाम का एक व्यक्ति रहता था, विलियम टेल नाम का। ही वाज ए हंटर, तो सबको पता है कि जो भी आपका हंटर होगा तो फेमस होगा। तो आपके पास अगर सीट है तो आपको उसमें देख पा रहे होंगे कि रिनाउंड यानी कि फेमस हंटर था। और माना जाता था कि वह सबसे बेस्ट सूट करता है, बढ़िया मतलब निशाना लगाता है। अब सबको पता है इन द लैंड, तो पूरे क्षेत्र में, इन द होल या इन द इंटायर लैंड। एट दैट टाइम, उस समय खास करके कंट्री जो था रूल्ड बाय ए नेम्ड जेसलर। अब सबको पता है कि जनरली जो व्यक्ति होता है वो आपका शासक होता है, उसी के द्वारा शासन होता है। अब रूल्ड बाय ए जेस्टर, अब मुझे पता नहीं कि जेसलर कैसा है, तो आगे पढ़ लेते हैं। जेसलर वाज वेरी प्राउड, यहाँ से ही पता चल रहा है कि अत्याचारी होगा तब तो। अत्याचारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टायरेंट बोलते हैं। तो एक अत्याचारी शासक के द्वारा शासन किया जाता था उस क्षेत्र में। ये बहुत ही घमंडी था, और ऑफ द पावर मतलब घमंड था इसको अपने पावर का बहुत ही ज्यादा।
ही हैड हिज पीपल, और सबको पता है कि वो हमेशा अपने लोगों पर हावी रहता था, तो ही हैड ओवर हिज पीपल, है ना, वो हमेशा है जो कि अपने लोगों पर हावी रहता था। ही मेड मेनी हार्श लॉज, वो उसने बहुत से कठोर कठोर नियम बनाए थे। these द पीपल हैड टू, जैसे लोगों को ओबे करना होता है, नियम को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि क्वेश्चन में जब ला वर्ड का यूज किया है तो ला को क्या किया जाएगा भैया, तो ओबे किया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ओबे ही फिल कर दिया। चलो अब यहाँ पे आगे की कहानी है। Each had placed on a tall pole and ordered that anyone हो, इसका नियम ये था कि उसके हैट को जो रखा जाता था एक लंबे से पोल पर, और ऑर्डर दिया जाता था लोगों को कि हु ब्लैंक स्पेस, मतलब जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है, गुजरने का मतलब क्या करता है, गुजरता है पास्ट, जो भी व्यक्ति वहां से पास्ट गुजरता है, पास्ट दैट वे, उस रास्ते से गुजरता है, वो झुकेगा। वो टू हिज हेड का मतलब अपना सर, सर पर से टोपी उठा करके उसके टोपी के आगे झुकेगा। एक दिन विलियम टेल जो है टू पास दैट वे, वही उस रास्ते से गुजरा। अब देखो, सबको पता है जो काम दुनिया में अचानक से होता है उसको हैपेंड कहते हैं, अचानक से होना यानी क्या, हैपन, मतलब अचानक से इसको गुजरना हुआ। द सोल्जर्स ऑन ड्यूटी आस्क्ड हिम टू गो, अब सोल्जर्स ऑन ड्यूटी आस्क्ड हिम, जो सैनिक वहां थे खड़ा, उन लोगों ने कहा कि चलो भाई जल्दी से अपना सिर झुकाओ, है ना, और उसके बाद अ, अच्छा, हिम टू गो और फेस द कंसिक्वेंस, मतलब सिर झुकाओ नहीं तो फिर तुमको हम पनिशमेंट हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोगों को राजा ने यहाँ इसलिए रखा है, यानी शायद उसको सैनिक नहीं पहचानते होंगे, और क्या, यहाँ पे क्या होगा कि भाई ठीक है सिर झुकाओ नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन विलियम टेल बोल्डली रिफ्यूज एंड सेड ही वुड नेवर सो टू ए हैट, मतलब उसने बहुत ही घमंडी पूर्वक कहा कि वो शायद है जो कि कभी भी नहीं दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, सेवा भावना, है ना, अपने हैट को लेकर के, सेवा भावना का मतलब होगा सर्विट्यूड, एटीट्यूड नहीं, क्या दिखाएगा, सर्विट्यूड। अब इसमें कोई मीनिंग अगर कहीं पे रह जाता है तो उसको आप लोग अपना है जो कि डिक्शनरी से खुद से कर भी लीजिएगा। कहानी ये भी अच्छी थी, ये भी आसानी क्लोज टेस्ट। आ जाओ, जो आपको आज सिखाना सबसे ज्यादा है वो, सबसे पहले ध्यान देते हुए चलना है कि आज का जो प्रीपोजिशन फिलर है ये वो सेक्शन है जो हम सभी को सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं शेयर जो कर रहा हूँ वो देखिएगा क्या है। सबसे पहले करा सीज फॉन्ड आइसक्रीम, तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा कि फॉन्ड ऑफ होता ही है शौकीन, किसी चीज का शौकीन, इसको रट्टा मारना ही एक विकल्प होता है। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज आपको जितना भी जिज्ञासा, है ना, किसी चीज में आप अच्छे हैं, किसी चीज को आप पसंद करते हैं, किसी चीज का आप शौकीन हैं, ये सारे सेंस आपको मैं इकट्ठा एक जगह सिखाने वाला हूँ। तो फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग होता ही है। थर्स्टी का मतलब होता है कि आदमी होता है जो किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु या प्यासा टाइप का होता है, तो हम वहाँ पे थर्स्टी के साथ हमेशा फॉर लगाना पसंद करते हैं। क्या लगाना पसंद करते हैं भाई, तो फॉर लगाना पसंद करते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे जो भी रहे क्या करेंगे, फॉर करेंगे। एक्सीलेंट हमेशा जो यूज ले जाता है प्रीपोजिशन इन होता है, किसी काम में निपुण होता है कोई। चौथा क्वेश्चन है गुड कमांड ऑफ इंग्लिश होगा, है ना, जब कभी कमांड क्वेश्चन में नाउन का काम करे तो ऑफ लगाइएगा, है ना, अगर कमांड वर्ड को किस सेंस में यूज करना है, नाउन सेंस में, तो ये हमेशा क्या लेके आता है, ऑफ लेके आता है। अगला मैं कह रहा था एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता, और योग्यता जो होती है फिर से किसी विषय वस्तु में होती है, तो एबिलिटी इन मैथमेटिक्स होगा ना कि एट मैथमेटिक्स होगा। 6 में करा है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको मैं पूछता हूँ क्या चीज का, तो आपका तो टीचिंग प्रोफेशन का, तो ऑफ होगा। इन्हें के एक्सपीरियंस के साथ इन लगा दीजिए, इसमें यही गलती होने का चांस रहता है, ठीक है ना। यू शुड हैव ए पैसन, पैसन हमेशा फॉर लेके आ रहा है, पैसन हमेशा क्या लेके आता है, फॉर लेके आता है। और होप भी हमेशा क्या लेके आता है, फॉर लेके आता है, दोनों जगह फॉर होने का मतलब आंसर बी करना था। आई थिंक आई हैव नो हार्ट सी टच, करा ना कि जो कुछ वो कहती है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल का मतलब ही हो रहा है किसी चीज के ऊपर, सॉरी, हाँ, ऊपर, यानी ओवर होगा, कंट्रोल के साथ हमेशा क्या, ओवर। 9 में करा है विवाद द बास्केट मेकर एंड रियलाइज, बास्केट मेकर को बनाते हुए हम लोग देख लिए हैं कुछ, और हम लोग समझ गए हैं कि प्रोफिशिएंट है। अब प्रोफिशिएंट का ही दूसरा नाम पास्ट मास्टर भी होता है।
ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं, है ना। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, फास्ट मास्टर। प्रोफिशिएंट बोले तो फास्ट मास्टर। अगला मैं कह रहा था कि लता मंगेशकर जो है वो नेचुरल टैलेंट ऑफ म्यूजिक से क्या है, नवाजी गई हैं। और जो व्यक्ति किसी चीज से नवाजा जाता है उसको हम बोलते हैं इंडो विथ टैलेंट। इंडो विथ समथिंग या इंडो विथ टैलेंट। इंटरेस्ट के साथ हमेशा टू लगता है, इंटरेस्टेड टू ड्यूटी, किसी को ड्यूटी ट्रस्ट करके ही सौंपा जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप आना चाहो तो देख लो, गुड के बाद हमेशा एट का यूज होता है, गुड एट डूइंग समथिंग। कोई व्यक्ति किसी काम को करने में निपुण होता है तब। 12 में करा है कि सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, हमेशा इंटरेस्टेड इन लेता है, और गुड अभी सिखाए थे एट लेता है। इंटरेस्टेड इन और गुड एट, आंसर सी करना। चलिए, अभी अभी दो क्वेश्चन यहाँ भी है। करा ना कि दैट यंग लेडी इज वेरी कीन, कीन हमेशा क्या लेता है, ऑन लेता है, साइकिलिंग, है ना। साइकिल चलाने के लिए बहुत ही उत्सुक दिखती हैं, इसके आंसर क्या कर लेंगे, चार कर लेंगे। क्रेजी हमेशा फॉर लेता है, तो क्रेजी फॉर समथिंग। मतलब इसको कोई उपाय नहीं है, बस एक जगह मैंने आपको दे दिया, इससे बोनस आपके पास ये हो गया कि आपको ये चीजें एक जगह मिलती नहीं थी। ठीक है। अब आ जाओ एडवांस फिलर में, जो कि आपका दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग इसको एडवांस फिलर देख के डर जाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, हर स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर का जो है उसे शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ने चाहिए। और आप कह रहे हो मेरे विचार से, है ना, मेरे अनुसार, मेरे क्या अनुसार। तो मेरे अनुसार का मतलब होता है इन माई ओपिनियन। ओके सर, इन अकॉर्डिंग टू क्यों नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग टू मी के जगह अकॉर्डिंग टू समथिंग होना चाहिए, रूल होना चाहिए था, नियम के अनुसार, है ना। और अकॉर्डेंस भी तो होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है सही, इन अकॉर्डेंस भी। यहाँ पे इन अकॉर्डेंस भी तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी ध्यान देना है आपको, सिखाने वाला एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में हिंदी में आप लोग लिखते हो के अनुसार, तो इंग्लिश में इसका तीन तीन वर्ड होगा। अकॉर्डिंग टू, दूसरा आपको मैंने समझाया अभी, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस, और उसके बाद विथ, और तीसरा वर्ड होता है अकॉर्डिंगली। ये तीनों एडवर्ब ही हैं। और मैंने बोला ये सब रूल के लिए यूज करना है, और अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इन होगा, माई होगा, ओपिनियन होगा। माई की जगह हिज हर योर भी हो सकता है ना। माई ऑप्शनल है, आप इसकी जगह हिज हर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा तो अब अगली बार याद करिएगा कि नियम कानून के अनुसार बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू वगैरह लगाएंगे, और आदमी के अनुसार बोलेगा तो इन माई ओपिनियन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा था बीइंग हिमसेल्फ ए लॉयर बाई, तो सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बाई प्रोफेशन ही लॉयर होगा। अब बाई प्रोफेशन का मतलब आंसर एक होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति बाई प्रोफेशन ही लायर होगा। अब लायर भी कोई शौक से थोड़े बनेगा, तो फिर उसको लायर वकालत करने कौन देगा। वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, अब यहाँ पे पर्पस बताना है ना, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। तो जब क्वेश्चन में पर्पस बताने की बात आती है तो हम लोग लगाते हैं सो दैट। और सो एज होता है जब क्वेश्चन में कंपैरिजन का यूज करना होता है, तब। चलो, बाकी तो सच एज भी होता है जब क्वेश्चन में कंपैरिजन का प्रयोग करना होता है, ये भी आपको स्पोकन का फेमस कॉन्सेप्ट। सच दैट का मतलब जब क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन नहीं है, सेम टू सेम वही चीज बताना है एग्जैक्ट तब। तो कहने का था एडवांस फिगर, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बनता आपसे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। बेसिक पैराजंबल थोड़ा आसान होता है और एडवांस पैराजंबल थोड़ा टाइम टेकन होता है। सबसे पहले देखिए करेंगे, आर प्रोवाइडेड विथ ऑल चिमनीज, इसका मतलब यहाँ तो मेन वर्ब है, इसका मतलब यह स्टार्टर नहीं होगा, पी स्टार्टर नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। अब आ जाओ, हाई अप इनटू द एयर का मतलब क्या चीज है जो कि हवा में ऊपर तक रखा गया है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी स्टार्टर नहीं होगा, यानी क्यों स्टार्टर नहीं होगा, कैंसिल। हिज का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, हिज मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर स्टूडेंट, तो इसको यूज हम करेंगे शुरुआत में नहीं है, तो आर से स्टार्ट नहीं होगा, आंसर ऑफ डायरेक्ट क्या होगा, सी। ठीक है ना।
यहाँ पे आंसर गलत है, आंसर सही दिया है, SPRQ सही लिखा है, लेकिन जब आप इसका आंसर देखेंगे तो वहाँ पे डी प्रिंट हो गया है। तो आंसर क्या करना है, SPRQ। चलो अब इसको पढ़ना चाहोगे तो एक बार पढ़ भी लो। क्या लिख रहा था, फैक्ट्रीज एंड चिमनीज, फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन आर प्रोवाइडेड विथ चिमनीज। फैक्ट्री में, पावर स्टेशन में चिमनी दिया जाता है, और इसी चिमनी के लिए यहाँ पे भी चाया था, जो कैरी करते हैं स्मोक और वेस्ट गैसेस को, कहाँ, ऊपर आसमान में या हवा में। तो आंसर फाइनली यही होगा। चलिए अब एडवांस पारा जंगल आपके पास जो है उसकी कहानी सुनाते हैं आपको। सबसे पहले लिख रहा है, बाई एंटी सोशल एलिमेंट दो हुज एम मेन एम इज टू डिस्टेब्लिश द मोदी गवर्नमेंट। अब कह रहा है ये तो है जो कि इसका पर्पस है, तो किसका पर्पस है और क्यों है, यानी ए नहीं होगा स्टार्टर। चलो ये तो कंफर्म हो गया। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग टू द पावर, और वो चाहते हैं नहीं कि ये पावर में आए। एंड लगने का मतलब है कि बी जो है वो इंडिंग नहीं हो सकता। बोथ द RSS एंड द BJP बिलीव दैट, मुझे लग रहा है स्टोरी का स्टार्टर यही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिख गया है और मेन वर्ब भी दिख गया है, ठीक है। अब स्पोरेटिक जो वर्ड है इसके बाद नाउन भी चाहिए था, इसका मतलब हर हाल में स्टार्टर यही है। चलो तो सबसे पहले लिख दिए सी। अब सी के बाद हमको लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं पूरा। प्रोटेस्ट इरप्टिंग अक्रॉस द कंट्री आर बीइंग फ्यूल्ड। अब फ्यूल्ड का मतलब है कि आर बीइंग फ्यूल्ड का मतलब पैसिव है, ये क्या लेके आएगा, पैसिव के लिए बाई लेके आएगा, यानी डी के बाद ए होगा। तो सी के बाद हम लोग रख देते हैं डी, और डी के बाद क्या रख देते हैं ए, और लास्ट में क्या करते हैं बी। अब इसी को पढ़ जाते हैं, अपने मन से रख दिए, सी स्टार्टर है, डी ए साथ कर दिया, बी लास्ट कर देते हैं। तो करा ना कि RSS हो या BJP, उन दोनों को लगता है कि जो ये छिटपुट, छिटपुट क्या, तो छिटपुट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे कंट्री में, ये फ्यूल्ड यानी कि भड़काए जा रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा, जिसका मेन एम है आपको मोदी गवर्नमेंट को डी स्टेबलाइज करना, है ना, और रोकना इसे अगले साल पावर में आने से। बिल्कुल आंसर फाइनल क्या हो गया, CDAB। चलिए करेंट न्यूज और फिलर का क्वेश्चन तो बस समझिए आपको करेंट न्यूज बताने के लिए होता है, क्योंकि इसमें भरने लायक कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, लिख रहा था ना, मिसेल पूनावाला, कहीं से लग रहा है कि पूनम जैसा नाम है तो लड़की होगी, और लड़की होगी तो क्या होगा, बिजनेस वूमन होगा, अगर आपको नहीं भी पता चला। वेल नोन आर्टिस्ट हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, रिसीव किया है उन्होंने कोविटेड स्ट्रोमानी अवार्ड NRI वर्ल्ड समिट 2022 में, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है, और आगे हर लगा दिया है, तो हर से ही पता चल गया कि ये महिला है, इसलिए आंसर क्या कर दिए बी। तो आपको यहाँ जनरल नॉलेज के लिए याद करना है कि मैकेली पूनावाला को आपको दिया गया है, तो क्या दिया गया है ना, श्रोमणी अवार्ड दिया गया था, जो NRI को दिया जाता है खास करके, है ना, आर्ट की दुनिया से इनका संबंध है। मल्टीपल एरर क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें एक से ज्यादा गलतियां हो सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किधर है और क्या है। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज के बाद रिवाइजिंग, यहाँ तक तो ठीक ठाक लग रहा है, हैज के बाद रिवाइजिंग। अब बताइए, एक बात समझने में मुझे आता है, आप लोग को आता है कि नहीं पता नहीं, हैज के बाद V4 कैसे होगा डायरेक्ट, इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज रिवाइज्ड होना चाहिए था, यानी कि एक तो गलत हो गया, एक तो गलत हो गया। आगे बढ़ते, पेंशन, फैमिली पेंशन एंड अदर कॉम्पैशनेट बेनिफिट। अब अदर का जब प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हमेशा कौन सा नाउन यूज करते हैं, प्लुरल नाउन। अच्छा प्लुरल नाउन यूज करते हैं तो बेनिफिट में क्या लगना चाहिए था, एस। फिर आगे बढ़ते हैं, बीइंग गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इट्स कर दिया है, जबकि आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या है, एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉयज है, इसका मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, दियर होगा, यानी एक में भी गलती, बी में भी गलती है, सी में भी गलती। आंसर क्या हो गया, डी, कि ABC तीनों में गलती है, है ना। फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो देखिए हैज के बाद V3 होना चाहिए था, रिवाइज्ड। यहाँ पे अदर हमेशा पुलर नाउन लेता है, तो बेनिफिट में क्या चाहिए था, एस चाहिए था, तो आंसर बी पार्ट। उसके बाद आपको चाहिए क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव इनका क्या चाहिए, दियर चाहिए। आ जाओ मैचिंग टेबल में। एनालॉगी का हिंदी ही होता है आपके पास तुलनात्मक अध्ययन, तो जब हिंदी में तुलना बोलते हैं तो सिमिलरिटी का अध्ययन होता है, तो आंसर क्या होगा, ई। अप्रेज जो वर्ड आपके पास में है, इसका मतलब होता है आपको क्या करना, आकलन करना। आकलन करना का मतलब ई एस्टिमेट, यानी ई हो गया आंसर, कैलकुलेट के सेंस में डी,
है ना। ई एस्टिमेट का मतलब कैलकुलेट। साथ जब यूज करते हैं तो खास करके ये होता है निवेदन के लिए। एडजर का मतलब क्या होता है, निवेदन। अब जब निवेदन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट। एलोकेट का मतलब तो आवंटित करना होता है, जो आम लोगों को पद प्रतिष्ठा पोस्ट वगैरह आवंटित करती है सरकार खास करके। यहाँ पर आवंटित करने के सेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शायद हो सकता है इम्बार्क होगा, है ना, जिम्मेदारी वगैरह सौंपने के सेंस में। और अडेज तो सबको हिंदी में पता ही था कि क्या होता है भैया, तो कहावत होता है। अब जब हिंदी में कहावत बोल रहे हैं आप, तो कहावत के सेंस में आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब भी। चलिए, तो इम्बार्क मतलब यहाँ पे प्रोवाइड का सेंस है। अगला क्वेश्चन है एडवर्सिटी। तो सबको पता है कि ये दुनिया में उन सभी चीजों के लिए होता है जो फाइनेंशियल या फिर किसी भी प्रकार के सेंस में विपत्ति के अर्थ में यूज करने चाहिए आपको। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ फिलहाल तो डी हो जाएगा, पॉवर्टी। और बाकी तो आप माइजरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्कार्सिटी भी यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड आपके पास में था अफ्लुएंस, जिसका हिंदी सेंस पूरा इसका विपत्ति का उल्टा हो जाता है, प्रचुरता। अब प्रचुरता का मतलब अबंडेंस है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। एम्पुल का मतलब फिर वही बात होता है, प्रचुर। अब प्रचुर का मतलब हो जाएगा अबंडेंट हो जाएगा इस बार। तो अबंडेंट का मतलब हो जाएगा आंसर आपके पास में क्या, ई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है। एब्जॉर्ब का मतलब मैंने आपको बताया होगा शायद, प्रीपोजिशन के साथ में लेकर के ज्यादातर आपका फ्रॉम यूज होता है। इसका मतलब होता है जेल वगैरह से, केस वगैरह से रिहा होना। अब रिहा का मतलब एक जोनिरेट होगा, तो आंसर एक हो जाएगा, है ना। एक जोनिरेट हो गया, एक एग्जेम्प्ट हो गया, ई, है ना, ई से ही अगर यूज करिएगा तो ई एस्केप हो गया, ये सब। और एबसकॉन्ड का हिंदी मैंने बताया था आपको, फरार होना। अब फरार होने का मतलब हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा रन अवे। रन अवे नहीं है तो फ्ली होगा, है ना, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए, बाकी तो नीचे आंसर दिया हुआ था, है ना, ये तो आपको खुद ही से पता हो ही गया, आंसर आपने देख ही लिया। यहाँ भी आंसर ही था आपके पास में। चलिए, अब हम लोगों को एक मॉक टेस्ट का सीट होगा, वो सोल्व कर लेते हैं, बाद में काम तमाम हो जाएगा इसका। देखिए, सबसे पहले मिनी मॉक टेस्ट जो आज हम लोग पूरा सीखे हैं उसी से रिलेटेड तैयार किया जाता है। बताइए, याद है आप सबको? तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कॉमन इंसान, कॉमन इंसान यानी कॉमन मैन, आंसर। दूसरा मैं बोल रहा था कि ए लर्न पर्सनालिटी किसका मतलब होगा। तो सबको पता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको अक्षरों शब्दों का ज्ञान बढ़िया से रहता है, तो इनसे मैन ऑफ लेटर्स बोलेंगे। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब हो जाता है जो आदमी वफादार होता है वादे का। मैन ऑफ पावर का मतलब मैंने बोला था कि ये जो होता है चर्चा का विषय और फेमस पर्सन होता है, जो घंटों बातचीत में चर्चा में शामिल रहता है, उसी की चर्चा होती है। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब मैंने बोला था वर्साटाइल, है ना, कि अलग अलग क्षेत्रों का इसको नॉलेज होता है। चलिए, सी हैज फॉन्डनेस। देखो भैया, आपको सिखाया था मैंने कि फॉन्ट के साथ में ऑफ लगता है, तो फॉन्डनेस के साथ ऑफ मत लगाइएगा, इसके साथ में फॉर लगाइएगा, है ना। इसके साथ क्या लगाइएगा, फॉर। फॉन्ट के साथ ऑफ और फॉन्डनेस के साथ में क्या, फॉर लगता है। इसलिए आंसर क्या करेंगे हम लोग, बी करेंगे। जल्दी जल्दी में आंसर मारोगे तो गलत हो जाएगा। वन टॉक इन स्लीप, मैंने कहा था बोलना का मतलब लोक्विस्ट आएगा, तो लोक्विस्ट यानी यहाँ पे है, और यहाँ पे लोक्विस्ट है, और यहाँ पे लोक्विस्ट है। यानी एलो क्यू तो यहाँ तीनों है, लेकिन कह रहा है नींद में चलना भी है, तो नींद का इंग्लिश भी तो लाना पड़ेगा, सोमनीलोक्विस्ट। ये होता था वॉक इन स्लीप, याद है ना सबको, वॉक इन स्लीप। और ये था आपके पास में साउंड से रिलेटेड, जो दूसरे की आवाज कॉपी कर लेता है। और इलोक्वेंट का मतलब होता है परफेक्ट स्पीकर, जो स्टेज पर जब बोलना शुरू करता है तो इनको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, और सब लोग तालियां बजाते बजाते थक जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। चीफ गेस्ट इज ऑन द स्टेज। चीफ गेस्ट स्टेज पर हैं, ठीक है, आगे बताइए। और ये एनुअल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने का इडियम्स क्या सिखाए थे आपको, डील आउट, है ना। फ्रेज क्या सिखाए थे, डील आउट और हैंड आउट। आगे आगे हो सकता है हैंड आउट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डील आउट। टॉक आउट जो होता था ये प्लान वगैरह को समझाना। एक आउट लिविंग बताए थे आज, अपनी जीविका जीना। और बियर आउट प्रूफ होता था सत्यापित करना कोई चीज को। अब कह रहा था अडेज का साइनो पूछ रहा है, तो कहावत हिंदी में बताए थे तो क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब हो जाएगा। आयरोनी सबको पता होना चाहिए, व्यंग होता है ना।
और हेरेसी का मतलब मिथ्या, जो बात बिल्कुल ही गलत हो, सही ना हो। सेलेक्ट करेक्ट सिनोनिमस या एंटोनिमस, एंटोनिमस चाहिए किसका, एडवर्सिटी का। प्रोस्पेरिटी दे दो, विपत्ति का उल्टा क्या होगा, समृद्धि। बाकी तो साइनोनिमस लग रहा है, पॉवर्टी, माइजर भी साइनोनिमस लग रहा है, गरीबी, डिजास्टर मतलब आपदा, लगभग साइनो ही मान लो। चलो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 था, मैंने वो सिखाया था कि अगर कभी क्वेश्चन में वर्ड फॉर्मेशन का एरर आएगा तो आपको पकड़ में आना चाहिए। तो द मूव ऑफ अर्थ कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो खुद ही आएगा। अरे यार मूव कैसे आएगा, नाउन बनाने के लिए इसको मूवमेंट ना लिखना चाहिए था। ठीक है। अब यहाँ पे साइनोनिमस, सॉरी 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 सॉरी, एक्टिव पैसिव या एक्टिव पैसिव। तो सीजर्स का जब पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये पेयर नाउन है, और पेयर नाउन का मतलब है कि क्वेश्चन में इसका वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब देख लो सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, तो हैज कैंसिल कर दो, यहाँ से बाज कैंसिल कर दो, यहाँ से बाज कैंसिल कर दो, डायरेक्ट आंसर बी। मतलब वॉइस में आपको वो सारा मैं सिखा रहा हूँ जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन। 10 नंबर आपको टीसीएस ही पूछ सकता है, कैसे कैसे कैसे। तो डी नोट के बाद V1, तो V1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बोर्डर्ड है, तो डी नोट के बाद जल्दी से V1 चेक करो। तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। डू का यूज तो करना ही नहीं है कि क्वेश्चन ही ऑलरेडी डिड में था, तो आंसर बचा कौन सा, 1 नंबर हो गया। तो फाइनली हम लोगों का ये सेशन हो गया पूरा, सेट नंबर 3 का। और मैं बस यही कहूँगा कि वीडियो सेशन देखिए, लोगों को भी दिखाइए, और जल्दी जल्दी होमवर्क सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, है ना, फायदा पहुंचवाइए। चलिए स्टूडेंट, तो फिर अगले सेशन की मुलाकात होगी हम लोगों के अगले सेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं मैं विदा।